हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा का जो हमारा काम है उसको फिर से इंक्रीज करते हैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोलते हैं कि ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर क्या है, सारी की सारी रियल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितने लेस देन और इक्वल टू 10, और टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है पी ओवर एक्स, पी ऑफ एक्स मतलब पी एक्स पर इमेज अप्लाई की, मतलब टी पर इमेज अप्लाई की पी एक्स। किस टाइप से डिज़ाइन किया उसने, पी डैश एक्स, जहाँ पर पी एक्स आपने कहाँ से उठाया है, वी के अंदर से। और फिर उसने क्या बोल दिया, और जो ये टी आपके पास क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेकर वी तक, तो उसने क्या बोल दिया कि ये सेट आपके पास क्या है, बेसिस है वी का, और ए एक मैट्रिक्स बनाई गई है टी से विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। तो फिर आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने और आपको बताना है कौन सी ठीक है, इनमें से कौन सी गलत है। नाउ कम टू देखो, इसने एक्चुअल में क्या बोला, आपको ये बोल दिया कि टी आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन वी से लेकर वी, किस टाइप से डिजाइन कर दिया, और किस टाइप से डिजाइन किया उसने, इज सच दैट टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स। मतलब कि यहाँ से कोई पोलिनोमियल उठाओ, उस पोलिनोमियल की इमेज क्या बनती है, उसका डेरिवेटिव कर दो, वही आपके पास क्या बनती है, उस पोलिनोमियल की इमेज बन के आएगी। अब देखो इसने क्या बोल दिया कि टी के कोरस्पोंडिंग एक मैट्रिक्स बनाई गई है ए, किस बेसिस के लिए, किस बेसिस से, इस बेसिस से। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से बेसिस उठाई टी, एक बेसिस बनाई यहाँ से बी, कौन सी, ये वाली ले ली, 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ x की पावर 10। तो इसने क्या बोला है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इस बेसिस की हेल्प से बनाई गई है, किसकी, टी की। इसका मतलब मुझे यही बेसिस लेनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट कि आप टी के कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, उसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। कैसे डिस्कस करते थे हम, कि बेसिकली मैट्रिक्स कैसे बनाते हो आप, अब बेसिस के हर एक मेंबर की इमेज निकाल लो, उसके कोरस्पोंडिंग जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है उसको कॉलम में लिखना स्टार्ट कर दो, वही आपके पास क्या बनती है, मैट्रिक्स बनना स्टार्ट होती है टी की विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस। अब क्वेश्चन के अंदर ए तो इसने बोला मैट्रिक्स है, किसकी, टी की है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। तो मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड सेम बेसिस रख दी, पी 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ x की पावर 10। फर्स्ट मेंबर उठाया मैंने 1 की इमेज निकाल ली, यहाँ से 1 की इमेज क्या बनती है, 1 का डेरिवेटिव करता हूँ तो 0। अब टी ऑफ 1 मतलब बेसिस का फर्स्ट मेंबर की इमेज वो बनती है 0, उसके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में इसका 0 का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है, कि जो ये वेक्टर है 0 और ये बेसिस का अपने का लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू आप क्या बनाते हो, टपल बनाते हो, ये आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, दैट वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का। देखो अब 0 है, इसको मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 0 से कर दो, x स्क्वायर को 0 से कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ x की पावर 10 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो और उन सबको ऐड कर दो। इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस 0 × x की पावर 10। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है, 0 0 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ 0। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है ए वो किस टाइप से कंस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हो गई, यहाँ से उसका फर्स्ट कॉलम क्या बना, वो बन चुका 0 0 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ 0। अब सेकेंडली मैंने क्या कर लिया, सेकंड मेंबर की इमेज निकालनी स्टार्ट कर दी। सेकंड मेंबर बेसिस का सेकंड मेंबर मैंने उठाया x, ये ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। x है, x की इमेज क्या बनेगी, x का डेरिवेटिव करता हूं मैं तो कितना बनता है 1, तो x का डेरिवेटिव कर दिया 1, और वो 1 कहाँ पर हमारे पास ये लाई करता है इस बेसिस के अंदर। अब 1 है, x की इमेज 1 बनती है, अब 1 के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, वो बनता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सभी को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बना, 1 0 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ 0, ये बन चुका। सिमिलरली x स्क्वायर के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है 2x, और 2x है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है मेरे पास, वो बनेगा 0 2 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ 0। और सिमिलरली x क्यूब का कोऑर्डिनेट वेक्टर सॉरी x क्यूब के वेक्टर की इमेज क्या बनती है मेरे पास, वो बनती है 3x स्क्वायर, और उसके लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है, वही
कि 0 0 3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ 0 इस टाइप से चलते थे। और लास्ट वेक्टर की इमेज क्या बनती है, x की पावर 10 की इमेज बनती है 10 x की पावर 9, और वहाँ से कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है, वो ये बनता है 0 0 एंड सो ऑन सो फॉर्थ 9 और ये 0। इसका मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए थी वो ये बनती है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। अब आते हैं ऑप्शन पर। फर्स्ट पार्ट में इसने बोल दिया कि ट्रेस ऑफ ए है वो 1 बनता है। एक्चुअल में ट्रेस क्या है, डायगोनल एंट्रीज का सम, और यहाँ पर ए है, ए मैट्रिक्स ये थी, डायगोनल एंट्रीज का सम करता हूँ तो वो 0 बनता है। फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं कि ट्रेस है ए का 1 बनेगा और आपका क्या बनता है 0 बनता है, तो दैट इंप्लाइज ये बात तो गलत थी। सिमिलरली सेकंड पर आते हैं। देखो एक्चुअल में जो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक्चुअल में कैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स, वैसे तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने ये चीज किया था कि एवरी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए निलपोटेंट, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। और हमें ये कैरेक्टराइजेशन भी पता है निलपोटेंट मैट्रिक्स की, कि कोई भी अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनती है, 0 बनती है। अब ऑप्शन पर आते हैं उसके लिए, और निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या बनता है, वैसे 0 बनता है। एक तो ये चीज। सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते थे कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी कोई भी एक रो 0 हो या फिर एक कॉलम 0 हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता है, 0 बनता है। अब जो आपके पास ये मैट्रिक्स थी इसकी फर्स्ट कॉलम क्या बनती है, 0, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से डिटरमिनेंट क्या बन चुका, 0 बन चुका। तो दैट इंप्लाइज ये चीज भी ठीक। इसने तो बोला कि डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता है, 0 बनता है। अब इसमें बोलेंगे देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। अब एक बात बताओ, निलपोटेंट मैट्रिक्स आप ये यहाँ से बोल चुके कि दिस मैट्रिक्स इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसके मैंने क्या कर दिया, डेफिनेशन अप्लाई करना स्टार्ट। डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कब है कि उसके लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिलता हो सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, a की पावर m इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज फॉर 0 मैट्रिक्स, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन इसने जो आपको बोला है एफ ऑप्शन, इसलिए बोलते हैं देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव इंटीजर केस सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। बाय डेफिनेशन आपको ये पता है कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर पक्का है जिसके लिए ए को उतने टाइम रिपीट करते हो, उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या बनती है, 0 मैट्रिक्स बनती है। तो बाय डेफिनेशन तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन एफ इज आल्सो करेक्ट। अब देखो ऑप्शन बी पर आते हैं। इसने बोले कि ए हैज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। आपने भी बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू कितने बनती है, आपके पास 0 बनती है। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है के पास जो क्या हो, नॉन जीरो हो, तो दैट इंप्लाइज ये ऑप्शन डी है, ये आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें बोला कि ऑल ऑफ द अब ऊपर वाले सारे के सारे ठीक है, बट आपने क्या बोला है, ऊपर वाले में से आपको पता कि सिर्फ बी ही ऑप्शन ठीक है, सी और डी इनकरेक्ट है, तो दैट इंप्लाइज ई इज आल्सो इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या बनता है आपके पास, बी और एफ इसका आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोचना है, अप्लाई करना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल कब है, अगर वो सिमिलर बनती हो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। तो फिर मैंने आपको कुछ एक चीज़ बताई थी कि आपके पास बेसिकली तो इम्पोर्टेंट 3 रिजल्ट है डायगोनलाइजेबिलिटी के, कि आप वहाँ से ही चीज़ चेक कर सकते हो कि कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। कल मैंने एक तो करवा दिया था, वो ये था कि कोई मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n की है, n क्रॉस n की है, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब बनती है, इफ एंड ओनली am इज इक्वल टू gm फॉर ईच आइगन वैल्यू। मतलब कि am और gm बराबर बनते हो हर एक आइगन वैल्यू के लिए जो आप उस मैट्रिक्स से निकालते हो। ये चीज हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। अब मैंने दरअसल एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने बोल दिया कि ट्रू फॉल्स में आपको बताना है कि ये चीज ठीक है फिर गलत है। मैंने बोल दिया कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। मतलब ये कि मान लिया कोई मैट्रिक्स आपके पास, अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो तो क्या वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। क्वेश्चन दरअसल ये है आपका। देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, देखो मैंने क्या कर लिया, इसका प्रूफ देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है फिर फॉल्स बनती है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हम। जस्ट मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट कि a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सच दैट aij बिलोंग्स टू द फील्ड n।
आपको क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है आपके पास डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि ए की सारी सारी आइगन वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट है। एंड आल्सो लेट एंड आल्सो द ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट। तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू आपको क्या गिवन है डिस्टिंक्ट गिवन है। अब आपको ये चीज बताना है कि जो मैट्रिक्स आपके पास है डायगोनलाइजेबल बनती है फिर नहीं बनती। देखो स्टूडेंट इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू आपको क्या गिवन है डिस्टिंक्ट गिवन है। तो इसका मतलब क्या है आपको ये पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर मेरा इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो n क्रॉस n की तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बनती है n बनती है। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपके पास n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट बनते हैं n रूट बनते हैं। अब इसकी आइगन वैल्यू कितनी है आपके पास डिस्टिंक्ट है सारे की सारी। मैंने क्या कर लिया इसकी आइगन वैल्यू क्या मान ली लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ लैम्डा n मान ली क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बननी है n। अब वहां से बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग चल पड़ेगा तो दैट इंप्लाइज लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ लैम्डा n ये सारी की सारी क्या है आइगन वैल्यू मान ली मैंने किसकी a। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा 1 है इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। अब लैम्डा 2 है जो बचे हुए आइगन वैल्यू है किसी के भी इक्वल नहीं बनता। सिमिलरली लैम्डा 3 है जो बच गई आइगन वैल्यू उनमें से किसी के इक्वल नहीं है। एंड सो ऑन सो फोर्थ लैम्डा n है जो बच गई आइगन वैल्यू उनमें से किसी के इक्वल नहीं है। अब आपको अगर याद हो तो कल मैंने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बताई थी आपको कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि कोई आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या बनती है कि कितने टाइम वो आइगन वैल्यू बनता है उस मैट्रिक्स की, वही उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है। अब एक बात बताओ लैम्डा 1 है कितने टाइम आइगन वैल्यू बना सिर्फ एक टाइम बिकॉज इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या गिवन थी डिस्टिंक्ट थी। तो इसका मतलब यहाँ से लैम्डा 1 की am मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बनती है वो 1 और लैम्डा 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या बनी वो भी 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ लैम्डा n की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या बनी वो भी 1 बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी of lambda I is equal to 1 for all I is lies between 1 to n। आपको अगर याद हो तो कल मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि 1 is less than or equal to gm is less than or equal to am। अब यहाँ पर आपको मैंने किसी भी आइगन वैल्यू के लिए ये तो हर आइगन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया लैम्डा 1 के लिए अलग से निकालना स्टार्ट कर दिया लैम्डा 2 के लिए अलग से पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से am लैम्डा हर एक आइगन वैल्यू के लिए m की वैल्यू कितनी थी 1 थी तो यहाँ पर पुट कर दिया कि 1 is less than or equal to gm is less than or equal to 1 for each eigen value। अब हर आइगन वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई तो इसका मतलब 1 is less than or equal to क्या आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी is less than or equal to 1 तो दैट इंप्लाइज यहाँ से gm कितना बनता है वो मेरे पास कितना बनता है वो भी 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बना कि gm is equal to 1 for each eigen value। अब देखो स्टूडेंट am आपके पास कितने बनी है 1 बनी है हर आइगन वैल्यू की और हर आइगन वैल्यू की gm क्या बनी है वो भी 1 बनी है। तो इसका मतलब am is equal to gm for each eigen value और यही आपको मैंने कल बताया था कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी है इफ एंड ओनली इफ कि am is equal to gm for each eigen value। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स आपके पास जो थी वो क्या बन चुकी डायगोनलाइजेबल बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दैट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये इसका छोटा सा प्रूफ था। एक तो ये चीज देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है मान लिया कि ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब मुझे क्या करना है ये चीज चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है।
देखो स्टूडेंट, अभी तक तो हमने ये चीज डिस्कस किया था कि कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल कब है, अगर am इज इक्वल टू gm हो फॉर ईच आइगन वैल्यू के लिए। फिर उसके बाद हमने ये चीज भी किया है, ये चीज अभी प्रूफ किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। अब देखो, अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप चेक करते हो कि मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। देखो स्टूडेंट, कई बार वो ये बोल देता है कि मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल ओवर आर ओवर सी ओवर क्यू, किस फील्ड के अंदर डायगोनलाइजेबल है किसके अंदर नहीं है, तो चीज आप तभी जज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, इट इज सो इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो आप ये तभी चीज चेक कर सकते हो कि मान लिया कोई मैट्रिक्स थी ए, अगर वो डायगोनलाइजेबल है, अगर डायगोनलाइजेबल है तब है ये चीज। अगर वो डायगोनलाइजेबल है, फिर वो ये बोल देते हैं किस स्ट्रक्चर के ऊपर डायगोनलाइजेबल, मतलब किस फील्ड के ऊपर वो डायगोनलाइजेबल है, किस पर नहीं है। ये चीज आप कैसे जज करते हो कि जो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बन के आती है, अगर वो आइगन वैल्यू उस स्पेस के अंदर लाई करती है तो दैट इंप्लाइज, और वो मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल बनती थी तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर दैट स्पेस। ये चीज आपके पास, वो कई बार ये बोलते हैं कि क्या ऊपर डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है, आर पर डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। आप ये चीज चेक करो पहले तो कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल ली, फिर ये चीज चेक किया कि डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। अगर मान लो डायगोनलाइजेबल नहीं है तो मतलब फिर तो वो इनकरेक्ट ही है, फिर तो डायगोनलाइजेबल मतलब ओवर आर सी, फिर तो कुछ चेक ही नहीं करना। अब फिर उसके बाद मान लो आपको ये बोल दे कि डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या फिर नहीं, अब कैसे चेक करना है। मान लिया मैट्रिक्स थी 3x3 की, आपने आइगन वैल्यू निकाल ली, कुछ भी आई, फिर आपने ये चीज चेक किया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। अब मान लो डायगोनलाइजेबल वो बनती है, तो फिर आप क्या करो, जो आइगन वैल्यू बन के आई है फिर वो चेक करो कि उस स्पेस के अंदर, उस फील्ड के अंदर लाई करती है या फिर नहीं करती। अगर लाई करती है तो उस स्पेस के अंदर, उस फील्ड के अंदर आपके पास वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, डायगोनलाइजेबल बन जाएगी। अगर उस फील्ड के अंदर लाई नहीं करती तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल और दैट फील्ड। ये थिंग्स हैं, ये थिंग आपके पास एक छोटी सी, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, याद रखना इसको। या तो आप इसको लिख भी लेना जब आप कुछ भी काम करो, जो भी जिस टाइप से आप डिस्कस करते हो वैसे कर लेना। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसने ये क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया कि आप चेक करो कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल कब बनती है, कब नहीं बनती। मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल तभी बनती है इफ एंड ओनली इफ am इज इक्वल टू gm फॉर ईच आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। आइगन वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या किया था, अगर 3x3 की है तो एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे आप आइगन वैल्यू बनाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाते हो। 3x3 की 2x2 के लिए बनाया था, n पर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो 3x3 के लिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख दी। तो दैट इंप्लाइज यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए क्या बनती है कि a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से cx मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या बनी कि लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ a की जो ट्रेस है वो। अब ट्रेस क्या थी, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्री का सम करना स्टार्ट कर दो। 3 और 5 8, 8 में से 4 गया 4। तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स की ट्रेस कितनी बनती है आपके पास, 4 बनती है प्लस लैम्डा। फिर आपको क्या करने हैं, प्रिंसिपल कोफैक्टर निकालने हैं दो ऑर्डर के। दो ऑर्डर का प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या बनता है, फर्स्टली ये गया ये गया, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, -20 प्लस 18 इज इक्वल टू -2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या बनेगा, -2। फिर उसके बाद क्या कर दिया मैंने, सेकंड कोफैक्टर को निकालना स्टार्ट कर दिया, ये गया ये गया, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 मतलब 11 प्लस 11 माइनस। फिर उसके बाद ये गया -12 प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर क्या बना, -4। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट करना है। यहाँ से ए का डिटरमिनेंट क्या बनेगा मेरे पास, वो ये बनेगा, ए का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, वो ये चीज बनेगी। अब देखो 3 इंटू
ये गया -20 प्लस 18 -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये गया 4 पंजा 20, 20 में से 12 गया 8 प्लस 2 इंटू -12 प्लस 8, तो यहाँ से कितना बनता है डिटरमिनेंट -6 प्लस 16 -8 इज इक्वल टू 2। तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता है, वो बनता है 2। यहाँ पर लिख दिया -2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स थी इसकी CX क्या बनती है मेरे पास, वो ये बनती है। तो दैट इंप्लाइज लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ये चीज है। देखो स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे, ये इस मैट्रिक्स की क्या बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट बन के आता है वही आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू बनती है उस मैट्रिक्स की। देखो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, वो है 1। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -4, लैम्डा का कोफिशिएंट है +5 और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -2 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब 1 पुट करने से इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो लैम्डा -1 क्या बनता है, इसका फैक्टर बनता है। तो मैंने क्या कर लिया, इस बार साइंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। साइंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, वो ये चीज बनती है 1 -4 5 -2, ये चीज ये एज इट इज 1 1 -3 2 2 और ये चीज 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में ये बन के आता है इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते हो, एक इससे जितने डिग्री की इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या करते हो, उससे कम डिग्री की इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो दैट इंप्लाइज जो पॉलिनोमियल थी किसमें रिड्यूस हो चुकी कि लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। तो अब जो आपके पास ये 2 डिग्री की इक्वेशन है इसके रूट और निकालने स्टार्ट कर दिए मैंने। यहाँ से रूट क्या बनते हैं, लैम्डा -1। तो कौन कौन सी चीज सेटिस्फाई करता है इसको, 1 सेटिस्फाई करता है, फिर से फैक्टराइज कर लिया इसको लैम्डा -1। और क्या सेटिस्फाई करता है, सॉरी ऐड करने पर कितना बनता हो, -3 बनता हो, प्रोडक्ट करने पर आपके पास क्या बनता हो, +2 बनता हो। तो आपके पास है -1 और -2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से फैक्टर क्या बने, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनी 1 1 और 3, ये चीज थी। देखो स्टूडेंट जो आपके पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनती है, 1 1 और 2 बनती है। तो मैंने क्या कर लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब एक बात बताओ मुझे, 1 है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनता है कितने टाइम बनता है, 2 टाइम। तो इसका मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी बनी मेरे पास, वो बनती है 2। और 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 इसकी आइगन वैल्यू कितनी बार बनता है, 1 बार। अगर जब कभी भी am आपके पास 1 हो तो gm हमेशा ही 1 बनता है। अब am अगर 2 हो तो वहां से gm की पॉसिबिलिटी 2 बनती है, या तो 1 बनेगा या फिर 2 बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से am और gm क्या बननी स्टार्ट हो चुकी, वो ये बननी स्टार्ट हो चुकी है, वो ये बननी स्टार्ट हो चुकी है। ये लैम्डा, ये am, ये चीज देखो आपके आइगन वैल्यू क्या आई थी, 1 और 2 आई थी, 1 और 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास इस मैट्रिक्स की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी बनती है, वो बनती है 1। तो यहाँ से 1 am अगर 1 हो तो gm आपके पास हमेशा क्या बनता है, 1 बनता है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1, अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बनती है, उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 2। तो यहाँ से gm है आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 बनेगा या फिर बनेगा 2। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स की अगर gm मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 आती है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अगर 1 आती है तो मैट्रिक्स आपके पास इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ये था क्वेश्चन। अभी देखो आपको ये और चेक करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 की कोरस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बनती है, वो मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे करते हैं।
देखो स्टूडेंट, आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज डिफाइन किया था कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअल में क्या है। वो डायमेंशंस है किसकी, आइगन स्पेस की, कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। अब यहाँ पर आइगन स्पेस मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स का आइगन स्पेस निकालना आपको, मतलब नल स्पेस निकालना है किसका, a माइनस आई का। a माइनस आई का जो नल स्पेस बनता है और उसके कोरस्पोंडिंग जो नलिटी बन के आती है वही आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स की। तो दैट इंप्लाइज, यहाँ से मैंने सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी कि a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। डायगोनल एंट्रीज में से क्या करना स्टार्ट कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इनटू एक्स, एक्स आपके पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर। अभी तो फिलहाल आइगन वेक्टर निकालने हैं आपको। तो यहाँ से क्या बनता है, वो ये बनता है, दैट इंप्लाइज 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 2 2 4 माइनस 5 6 2 माइनस 3 और 4 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये चीज इस चीज में रिड्यूस हो चुका। देखो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज, जब हम इसको वैसे भी सॉल्व करते थे कि आपस लेकर जाते थे इस क्वेश्चन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हम डिस्कस कर चुके थे ग्रेजुएशन के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर अलजेब्रा हमारा मैथ हुआ करता था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 था, वहां पर हमने उसको डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। वहां पर सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट किया था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। अभी फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन किसमें, होमोजेनियस के अंदर ही, तो वहां से इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वहां पर क्या करते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनाते थे, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट कर दिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई इसकी, तो वो क्या बनती है, वो ये बन जाती है 2 माइनस 2 2 4 माइनस 5 6 2 माइनस 3 4 ऑगमेंटेड 0 0 0। ये चीज बन चुकी है, ये चीज अब तक हमारे पास बन चुकी है। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट जो रो थी उसको 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास क्या बनता है, वो ये बनता है 1 माइनस 1 और 1। अब फर्स्ट रो के अलग से मैंने क्या, इसको आरईएफ में रिड्यूस करेंगे। एक्चुअली में हमारा टारगेट ये है, आरईएफ के अंदर रिड्यूस करना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना। फर्स्ट एलिमेंट के अलग से नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे बनाएंगे इसको जीरो, देखो सेकंड रो पर मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन अप्लाई किया, किस टाइप का कि सेकंड फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज ये एंट्री आपके पास क्या बनती है, 0 बनती है। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू क्या बनती है, वो बनती है -1। अब इसको मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपके पास क्या एंट्री बनती है, वो बनती है 2। अब मैंने इसके अब से क्या करना, नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अब नीचे वाले एलिमेंट को कैसे 0 बनाऊं कि थर्ड रो पर ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एंट्री आपके पास क्या बनती है, 0। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एंट्री बनती है -1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एंट्री बनती है आपके पास 2। अब इसके अर्थ से मैंने क्या करा, नीचे वाली रो को 0 बना दिया। कैसे बनाऊं, थर्ड रो थी उसको मैं क्या कर दूं, इसमें से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड रो में से, तो दैट इंप्लाइज आपके पास क्या वैल्यू बनती है, ये बनती है 0 और 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से रिड्यूस सिस्टम क्या बना मेरे पास, वो ये बन चुका रिड्यूस सिस्टम। रिड्यूस सिस्टम ये हो चुका है यहां से। कि x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x2 प्लस 2 टाइम ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट एक बात बताओ
यहाँ से आपके पास फ्री वेरिएबल कौन सा बनता है, एक फ्री वेरिएबल बनता है, चाहे तो आप x1 को मान लो, x2 को मान लो, x3 को मान लो। मैंने छोटा बनाने के लिए x3 को फ्री वेरिएबल मान लिया, x3 को फ्री वेरिएबल मानता हूँ तो क्या बनता है, वो मान लिया मैंने, क्या बनता है k। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x3 क्या मान लिया हमने, फ्री वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या मान ली, k मान ली। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x2 की वैल्यू क्या बनती है, 2 टाइम ऑफ k। अब x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन है जो ये ऊपर वाले, इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, तो क्या वैल्यू बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी कि x1 माइनस k प्लस k इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू k। अब देखो जो वेक्टर था आपके पास वो क्या बनता है, मेरे पास जो वेक्टर है एक्चुअल में x, वो ये बनता है कि k के कॉमन ले लिया, 1 2 1 ये चीज। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात को, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग आपके पास जो आइगन वेक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, इस वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल थे वो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, इस वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल है सारे के सारे आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर है फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज यहां से आइगन स्पेस क्या बन चुका, ई प्राइम, ई लैम्डा प्राइम से जिसको डिनोट किया था हमने, उसके अंदर आपने क्या किया था, जीरो वेक्टर को भी इंक्लूड किया था और सारे सारे आइगन वेक्टर को भी इंक्लूड किया था, जीरो वेक्टर को इंक्लूड कर दिया, 0 0 0। अब सिमिलरली आपने क्या बोला है कि इस वेक्टर के जितने मल्टीपल है वो सारे के सारे, k को 1 ले लिया तो क्या बनता है 1 2 1 2 ले लिया, 2 4 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप से इनफाइनाइट मैनी वेक्टर है। अब जो आपके पास स्पेस बन के आया है, इस स्पेस की जो डायमेंशंस है मेरे पास वही क्या है, आपके पास जीएम है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, किसके रिगार्ड, किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो एक बात बताओ, एक्चुअल में ये वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर का जितने भी स्केलर मल्टीपल है वो सारे के सारे इसके अंदर है। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बेसिस निकालना स्टार्ट कर दिया। बेसिस कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कर लिया, एक सेट बनाया, उसके अंदर यही वेक्टर ले लिया जिसके हेल्प से सारे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनते थे, मतलब स्केलर मल्टीपल बनते थे। अब एक बात बताओ, इस वेक्टर की हेल्प से पूरे पूरे स्पेस को बना सकता है कि नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हर वेक्टर इसकी हेल्प से तो बना है। अब ये LIV है तो दैट इंप्लाइज E1 प्राइम, इसकी डायमेंशंस क्या बनती है, वो बनती है 1। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए GM क्या बनी मेरे पास, वो भी क्या, वो बनी 1। तो अभी हमने क्या किया था, AM GM ये बनाई थी, लैम्डा 1 और 2 बनाई थी, ये AM था, ये GM था। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए AM कितना बना था, 2 बना था, 2 के लिए कितना बना था, 1। GM कितनी है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आती। अब 2 के लिए आपके पास कितनी बनी, 1। अब एक बात बताओ, AM इज इक्वल टू GM है क्या इस मैट्रिक्स की हर आइगन वैल्यू के लिए, नहीं है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1 जब इसकी आइगन वैल्यू है तो AM की वैल्यू तो 2 बनती है, GM की वैल्यू 1 बनती है, वो बराबर नहीं है। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आप जज करते हो कि कोई मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं। थ्रूआउट जो लूप होल है क्वेश्चन की डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए, इस टाइप से आप जज करते हो। अब देखो आप वैसे तो क्वेश्चन